और वो स्टॉर्म फाइबर की जो है ना लाइन, वो ज़रा मेरे ख्याल से आवाज़ की इको हो रही है। अच्छा रुको, मैं हैंड्स फ्री लगाता हूँ। अच्छा भाई, अब बताओ जी, अब आवाज़ बेहतर है? अब आवाज़ बेहतर है? हाँ, और रिकॉर्डिंग राइट्स जिसको चाहिए, रिकॉर्डिंग राइट्स जिसको चाहिए, जिस बंदे को रिकॉर्डिंग राइट्स चाहिए, हैंड रेज करो, रिकॉर्डिंग राइट्स ले लो। ठीक है, हैंड रेज करो, रिकॉर्डिंग राइट्स ले लो। हमजा को रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिल सकते क्योंकि वो मोबाइल से ऑनलाइन है। हाशिम अलाउ टू रिकॉर्ड कर दिया। आमिर हमजा, आपको भी रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिल सकते। पिकाचू कौन है भाई? पिकाचू, तुम्हें भी रिकॉर्डिंग राइट्स दे दिया। और बोलो। और फहद भी रिकॉर्ड कर रहा है, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। उमर अंसारी रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिल सकते, मोबाइल से शायद ऑनलाइन ऑप्शन नहीं आ रहा। और जिसको रिकॉर्डिंग राइट्स मिल जाए वो लोअर कर दे अपना हैंड। ठीक है, पिकाचू रिकॉर्डिंग राइट्स दे दिए, हाशिम रिकॉर्डिंग राइट्स दे दिए हैं, हमजा रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिल सकते हैं, मोबाइल से ऑनलाइन हो गए। उमर रिकॉर्डिंग राइट्स नहीं मिल सकते, मोबाइल से ऑनलाइन हो गए। और बताओ, 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 और कोई, और कोई, और कोई, और कोई। डन हो गया? डन हो गया? चलो जी आगे बढ़े। अच्छा जी, और किसी को रिकॉर्डिंग राइट्स की जरूरत नहीं लगती, सही है ना? अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम? सवाल सॉल्व करना शुरू करें, है ना? लास्ट क्लास में हम लोगों ने सवालात सॉल्व करना शुरू करे हैं, तो जरा सा उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और आज फाइनली मैं एक काम करूंगा कि आप लोगों को इसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तक शायद हमने डिस्कस किया था। हाँ, 12 से हमें स्टार्ट करना है ना। अच्छा जी, 12 क्वेश्चन 12 में करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में करवाता हूँ, ठीक है? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो ये कहता है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹500। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है किसी की 500 रुपए की परपेचुइटी की, स्टार्टिंग 3 years फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग 3 years फ्रॉम टुडे, जो आज से 3 साल बाद स्टार्ट हो, इफ इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम। तो सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले तो आप इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम कैसे बनाओ? आपको ईयर 0 की वैल्यू चाहिए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू चाहिए किसी की, एक परपेचुइटी की। परपेचुइटी में क्या होता है? परपेचुइटी में पैसे हमेशा आ रहे होते हैं, ठीक है? ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ ₹500 स्टार्टिंग 3 years फ्रॉम टुडे। ईयर नंबर 1 पर कुछ नहीं है, ईयर नंबर 2 पर कुछ नहीं है, ईयर नंबर 3 पर 500 रुपये, ईयर नंबर 3 पर 500 रुपये हैं, ईयर नंबर 4 पर 500 रुपये हैं, ईयर नंबर 5 पर 500 रुपये हैं, ईयर नंबर 6 पर 500 रुपये हैं, एंड सो ऑन। अरे भाई क्या बात है, हाजी भाई चाय लाए हैं हमारे लिए। अच्छा, ये हमारे हाजी भाई हैं एक, आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रहे होंगे लेकिन ये हमारे लिए कॉफ़ी और चाय लेकर आते हैं। अच्छा जी, what is the present value of a perpetuity of ₹500 starting 3 years from today if interest rate is 12%? देखो आपके पास ये जो 500 रुपये स्टार्ट हो रहे हैं ना, 500 रुपये स्टार्ट हो रहे हैं पहली बार, वो स्टार्ट हो रहे हैं ईयर नंबर 3 से। 500 रुपये जो स्टार्ट हो रहे हैं ना वो ईयर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? हमने जो परपेचुइटी का बेसिक फार्मूला पढ़ा था उसमें हमारे पास क्या होता था, उसमें हमारे पास होता ये था कि हमारे पास पहली बार आर जो है ना वो ईयर 1 पर होता था, फिर ईयर 2 पर, फिर ईयर 3 पर, फिर ईयर 4 पर, फिर ईयर 5 पर, इस तरह होता था। जब हम P इज इक्वल्स टू आर ओवर आई का फॉर्मूला लगाते थे, P इज इक्वल्स टू आर ओवर आई का फॉर्मूला लगाते थे तो सारी चीज़ें जीरो पर आ जाती थी। अब इस सवाल में मसला ये है, इस सवाल में मसला ये है कि ईयर नंबर 1 पर 500 रुपये, ईयर नंबर 1 पर 500 रुपये नहीं है, ईयर 2 पर भी 500 रुपये नहीं है, ठीक है ना? देखो ऊपर वाली कंडीशन में जो परपेचुइटी का नॉर्मल फार्मूला पड़ा था P इज इक्वल टू आर ओवर आई, उसमें ईयर नंबर 1 पर 500 होते थे, ईयर 2 पर 500 होते थे, ईयर 3 पर 500 होते थे, ईयर 4 पर 500 होते थे, ईयर 5 पर 500 होते थे। और जब हम आर ओवर आई का फार्मूला लगाते थे
तो ये सारी वैल्यूज जीरो पर आ जाती थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आपके पास ईयर नंबर 1 पर 500 रुपए नहीं है, ईयर नंबर 2 पर भी 500 रुपए नहीं है, ईयर 3 पर 500 रुपए हैं, ईयर नंबर 4 पर 500 रुपए हैं, ईयर 5 पर 500 रुपए हैं, ईयर 6 पर 500 रुपए एंड सो ऑन, हर साल 500 रुपए। जब आप यहाँ पर आर ओवर आई लगाओगे तो डायरेक्ट आर ओवर आई नहीं लगेगा, मसला हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन मेथड नंबर वन क्या है? मेथड नंबर वन ये है कि ऑल्दो ईयर 1 और ईयर 2 पर 500 रुपए नहीं है, ऑल्दो ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 पर 500 रुपए नहीं है, ऑल्दो ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 पर 500 और 500 रुपए नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर भी 500 रुपए। आप 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो कि ईयर 1 पर भी 500 रुपए हैं, ईयर नंबर 2 पर भी 500 रुपए हैं, ईयर नंबर 3 पर भी 500 रुपए हैं, ईयर नंबर 4 पर भी 500 रुपए हैं, या नंबर 5 पर भी 500 रुपए हैं एंड सो ऑन। एज्यूम कर लो हैं, हकीकतन नहीं है, अब एज्यूम कर लो। तो अगर होते तो फॉर्मूला क्या लगता? आर ओवर आई लगता, आर ओवर आई लगता है, यानी कि आंसर क्या बनता? 500 डिवाइडेड बाई 12%। कितना आता आंसर? कितना आता आंसर बताओ? आंसर कितना आ रहा होता आर ओवर आई अगर लगाते तो? यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 12% अगर लगाते तो क्या आता आंसर बताओ? 4167, 4167, 4167। ये तब होता जब ईयर नंबर 1 पर भी 500 रुपए होते, ईयर नंबर 2 पर भी 500 रुपए होते, ईयर नंबर 3 पर भी 500 रुपए होते, ईयर नंबर 4 पर भी 500 रुपए होते, 5 पर भी 500 रुपए होते, 6 पर भी 500 रुपए होते, 7 पर भी 500 रुपए होते, ठीक है। तो अब आर ओवर आई से 4167 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्या करना पड़ेगा? अब इसमें ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 के जो 500 रुपए हैं वो एक्स्ट्रा हैं, यानी कि इसमें ईयर नंबर 1 के 500 की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, इसमें ईयर नंबर 2 के 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है, जो कि हकीकतन एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या करना चाहिए बताओ? इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं वो हटानी है ना। हम करेंगे ये कि ईयर 1 के 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू और ईयर नंबर 2 के 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, ईयर नंबर 1 के 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू और ईयर नंबर 2 के 500 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू को इसमें से हटा देंगे। कितना बनता है? पाँच सौ डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, कितना बनता है? 867 पॉइंट, ओ सॉरी, हाँ 12%। 500 डिवाइडेड बाई 1.12 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 2, यानी कि 845। तो 4167 माइनस 845, ये कितना बनता है? 3321। ये मेथड नंबर 1 था, ये मेथड नंबर 1 था, डन है। ये मेथड नंबर 1 था, डन है। अच्छा, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2,
मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 में हम ये करेंगे, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, यहाँ पर 500 रुपये, यहाँ पर 500 रुपये, यहाँ पर 500 रुपये, यहाँ पर 500 रुपये है, और ये हमेशा चलते जा रहे हैं। ठीक है, देखो जो जनरल फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का, वो क्या है? आर ओवर आई। आर ओवर आई जब हम लगाते हैं तो पी की वैल्यू ईयर 0 की वैल्यू आती है, ईयर 1 पर आर होता है, ईयर 2 पर आर होता है, ईयर 3 पर आर होता है, ईयर 4 पर आर होता है, ईयर 5 पर आर होता है, एंड सो ऑन। तो जब आप आर ओवर आई अप्लाई करते हो तो ईयर 0 पर आ जाते हो। यहाँ पर ईयर नंबर 3 पर आर है, ईयर नंबर 4 पर आर है, ईयर 5 पर आर है, ईयर 6 पर आर है। जब आप परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी ईयर 2 की वैल्यू आएगी। यानी कि पहले तो आप, हाँ ठीक है नासिर, मुझे बिल्कुल सवाल के बाद याद दिलाना। पहले तो आप आर ओवर आई अप्लाई करोगे, यानी कि 500 डिवाइडेड बाई 12%, ठीक है ना, जो कि आंसर आएगा 4167। यह आंसर आया होगा यह नंबर 2 का। और फिर इसको 2 से 0 पे लेकर जाओगे, और इसको 2 से 0 पे लेकर जाने का मतलब ये है कि 2 साल की डिस्काउंटिंग करोगे तो 4167 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2, तो भी आंसर 3321 आएगा। जल्दी से कॉपी करो, फिर मुझे एक नया कॉन्सेप्ट लोन वाला कवर करवाना है। आज भेज दूंगा यार, आज भेज दूंगा, डीएमयू से आया हूँ, घर पर इंटरनेट का मसला था, यहाँ पे से अभी भेज दूंगा। जाने आगे बढ़े। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पर, मिस्टर ए एक्वायर्ड, मिस्टर ए एक्वायर्ड a loan for which two repayments will be made of rupees 1200 at year 1 end and rupees 1500 year 2 end. इंटरेस्ट की परसेंटेज 10% है। कंप्यूट लोन, कंप्यूट अमाउंट ऑफ लोन। करो सॉल्व, कैसे करोगे? करो भाई, सॉल्व करो। मलिक स्पीकर को म्यूट कर दो, अजान हो रही है तो स्पीकर को म्यूट कर दो, हर इलाके में अजान अलग टाइम पर होगी ना। करो भाई सॉल्व, मुझे आंसर बताओ। हाँ भाई, कोई सॉल्व कर कर आंसर बता सकता है? जो
जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ईयर 0 पर लोन लिया होगा, या नंबर 1 के आखिर में 1200 रुपये वापस कर रहा है, या नंबर 2 के आखिर में 1500 रुपये वापस कर रहा है। जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। ईयर 1 पर 1200 रुपये वापस कर रहा है, ईयर 2 पर 1500 रुपये वापस कर रहा है। तो जो लोन की अमाउंट होगी वो अगर मालूम करनी हो तो 1200 डिवाइडेड बाई 1 + 10% और 1500 डिवाइडेड बाई 1 + 10% की पावर 2 कितना आएगा? 2330.5 आ रहा है। ठीक है, एक ये तरीका। अच्छा, दूसरा जो तरीके का सवाल आपके पेपर में आता है, दूसरे तरीके का जो सवाल आता है आपके पेपर में, दूसरे तरीके का जो सवाल आता है आपके पेपर में, दूसरे तरीके का जो सवाल आता है आपके पेपर में, दूसरे तरीके का जो सवाल आता है आपके पेपर में, वो जरा गौर से सुनना। दूसरे तरीके का जो सवाल आपके पेपर में आता है वो ये कहता है कि एक बंदे ने एक लोन लिया, ठीक है ना। दूसरे तरीके का जो सवाल आपके पेपर में आता है वो ये आता है कि एक बंदे ने एक लोन लिया और एग्री ये हुआ कि वो 500 रुपये ईयर 2 पर रीपे करेगा और 700 रुपये ईयर 5 पर रीपे करेगा। दूसरे तरीके का जो सवाल आपके पेपर में आता है वो ये आता है कि एक बंदे ने लोन लिया और एग्री ये हुआ कि 500 रुपये ईयर नंबर 2 पर रीपे होंगे और 700 रुपये ईयर नंबर 5 पर रीपे होंगे। दूसरे तरीके का जो सवाल आपके पेपर में आता है वो ये आता है कि ईयर 2 पर एक बंदे ने एक लोन लिया, ईयर 2 पर 500 रुपये रीपे करेगा, ईयर नंबर 5 पर 700 रुपये रीपे करेगा। कॉपी कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिपीट करता हूँ, एक बंदे ने एक लोन लिया और एग्री ये हुआ कि ये बंदा जो लोन की रीपेमेंट करेगा ना वो ईयर 2 पर 500 रुपये रीपे करेगा अब सही है, अब सही है। नहीं सही है यार, ये आवाज को क्या हुआ है यार। एक मिनट रुको, मैं स्पीकर की सेटिंग्स में जाऊं। टेस्ट स्पीकर स्विच टू फोन कंप्यूटर ऑडियो सेटिंग्स, ऑडियो सेटिंग्स स्पीकर को। अब सही है क्या? अब आवाज सही है? अब ज्यादा हुई है? की बात है। अब बताओ, अब सही है आवाज? अब सही है आवाज? अच्छा, परफेक्ट है, सही है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक बंदे ने कुछ लोन लिया और एक किस्त वो 500 रुपये की ईयर नंबर 2 पर पे करेगा और एक किस्त 500 रुपये की 700 रुपये की ईयर नंबर 5 पर पे करेगा। ये ओरिजिनल टर्म्स है। एग्री ये हुआ कि एक बंदे ने एक लोन लिया, एग्री ये हुआ कि एक बंदे ने एक लोन लिया और 500 रुपये ईयर नंबर 2 पर रीपे होंगे और 700 रुपये ईयर नंबर 5 पर रीपे होंगे। एक बंदे ने एक लोन लिया और एग्री ये हुआ कि 500 रुपये ईयर नंबर 2 पर रीपे होंगे और 700 रुपये ईयर नंबर 5 पर रीपे होंगे। ये बात समझ गए हो? एक बंदे ने एक लोन लिया और एग्री ये हुआ कि ईयर नंबर 2 पर 500 रुपये रीपे होंगे और ईयर नंबर 5 पर 700 रुपये रीपे होंगे। ठीक है। अब पहले ये एग्री हुआ था, लेकिन अब ये सोचा गया कि भाई
ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 5 नहीं, बल्कि एक किस्त ईयर नंबर 1 पर पे होगी और एक किस्त ईयर नंबर 4 पर पे होगी और दोनों किस्तें बराबर होंगी। ये न्यू टर्म्स है। मैं वापस से रिपीट करूंगा। एक बंदे ने एक लोन लिया ईयर 0 पर, एक बंदे ने एक लोन लिया ईयर 0 पर, एक बंदे ने एक लोन लिया, 10% का इंटरेस्ट रेट था और एग्री ये हुआ कि 500 रुपए ईयर 2 पर रीपे होंगे और 700 रुपए ईयर 5 पर रीपे होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये टर्म्स रिवाइज करी गई और एग्री ये हुआ कि कुछ अमाउंट ईयर 1 पर रीपे होगा और कुछ अमाउंट ईयर नंबर 4 पर रीपे होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब मेरा तुमसे ये सवाल है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि लोन की अमाउंट कितनी होगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि लोन की अमाउंट कितनी होगी। जो लोन की अमाउंट होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो अगर लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है तो 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2 और 700 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 5 कितना आता है? $847.86। ठीक है। और ये आया कैसे? आया इस तरह से कि लोन की अमाउंट जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। अच्छा, अब न्यू टर्म्स। पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि ईयर 2 पर 500 और ईयर 5 पर 700 रुपए पे होंगे। लेकिन अब रिवाइज्ड टर्म्स क्या है? रिवाइज टर्म्स ये हैं कि कुछ पैसे ईयर नंबर 1 पर पे होंगे और कुछ पैसे ईयर नंबर 4 पर पे होंगे और दोनों पैसे बराबर होंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 847.86 लोन की अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स यानी कि x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% और x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 4। क्योंकि जो लोन की अमाउंट होती है वो हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो अब बताओ आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? $532.5। इसका मतलब अब जो किस्तें पे होंगी वो ईयर नंबर 1 पर 532.5
और फिर ईयर नंबर 4 पर 532.5। इस तरह से किस्तें पे हो रही होंगी। अब जो किस्तें पे हो रही होंगी वो हो रही होंगी ईयर नंबर 1 पर 532.5 और ईयर नंबर 4 पर 532.5। समझ रहे हो बात को? डन है? क्लियर है? मैंने कॉन्सेप्ट वही यूज किया है कि लोन की अमाउंट जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। पहले स्टेप में मैंने क्या किया, लोन ढूंढा, और दूसरी बारी में मैंने जो है वो लोन को लिख दिया और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स यानी कि जो नई वाली रीपेमेंट्स है उनको यानी कि एक्स की वैल्यू को ढूंढना था, वो ढूंढा। समझ गए हो? ठीक है। देखो, लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है, ये हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था। तो पहले तो मैंने 500 और 700 को डिस्काउंट कर कर लोन की अमाउंट ढूंढ ली। पहले ये एग्री हुआ था कि ईयर नंबर 2 पर 500 रुपए और ईयर नंबर 5 पर 700 रुपए रीपे होंगे। तो इसका मतलब 847.86 का लोन होगा और 500 और 700 रुपए पे हो रहे होंगे। फिर मैंने वापस से मैंने लोन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स का फॉर्मूला लगाया। इस बार मुझे लोन मालूम है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स में से एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसका शॉर्टकट ये है कि देखो, आप इसको यूं भी कर सकते हो, न्यू टर्म्स और ओल्ड टर्म्स को इक्वेट कर कर, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 2 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 5। इससे क्या आता है? इससे लोन की अमाउंट आएगी इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% पावर 4। इससे भी क्या आएगी? इससे भी लोन की अमाउंट आएगी। दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करो और सॉल्व कर लो। समझ गए? तो इससे भी आंसर 532 आ रहा होगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस बंदे ने इंटरेस्ट कितना पे किया अगर ये ओरिजिनल टर्म्स पर था? अगर 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 ओरिजिनल टर्म्स के हिसाब से देखें तो इंटरेस्ट कितना पे किया होगा इसने? इसने 500 एक बार पे किए, 700 एक बार पे किए, 1200 रुपए रीपे कर रहा है फॉर अ लोन ऑफ 847.86। अगर ये 500 और 700 रीपे कर रहा है या नंबर 2 और या नंबर 5 पर फॉर अ लोन ऑफ 847.86, तो इंटरेस्ट कितना बनता है? इंटरेस्ट कितना बनता है? अगर ये 500-700 पे कर रहा होता और 847.86 का लोन होता तो इंटरेस्ट कितना होता? 352। और अगर ये नई वाली टर्म्स पर आ जाता है, अगर ये नई वाली टर्म्स पर आ जाता है तो ये एक केस 532 की पे कर रहा है, दूसरी केस 532 की पे कर रहा है फॉर अ लोन ऑफ 847.86। तो इसका मतलब कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है? 216।
नई वाली टर्म्स के हिसाब से इंटरेस्ट कम क्यों हो गया? नई वाली टर्म्स के हिसाब से इंटरेस्ट कम क्यों हो गया है? क्योंकि वो रीपेमेंट जल्दी कर रहा है, क्योंकि वो लोन जल्दी चुका रहा है। वो पहली किस्त पहले ही साल के बाद पे कर रहा है, दूसरे साल के बाद पे नहीं कर रहा। दूसरी किस्त चौथे साल पर पे कर रहा है, पांचवें साल पे नहीं कर रहा। तो अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट भी कम लगता है। क्लियर है ये? चलो जी, हैंड आउट के अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करवाता हूं मैं। A construction company is considering a project। नासिर, अब आपने तब बोला नहीं ना, तो अब मैं इसको करवाता हूँ, फिर देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट which will cost rupees 1.7 million now, plus 800,000 at the end of year 1. This investment will result in net earnings of 500,000 per annum from year 2 to year 8. क्या होगा कि इससे जो है ना वो अर्निंग्स होंगी 5 लाख रुपए की ईयर 2 पर भी, ईयर 3 पर भी, ईयर नंबर 4 पर भी, ईयर नंबर 5 पर भी होगी, ईयर नंबर 6 पर भी होगी, ईयर 7 पर भी होगी और ईयर 8 पर भी होगी। जरा इसको सॉल्व करो, मैं बस 1 मिनट जो है वो फास्ट से बात करूं, 1 मिनट देना मुझे सॉल्व।
हाँ भाई, तो लिखा हुआ था कि a construction company is considering a project which will cost 1.7 million and 800,000 at the end of year one. The investment will result in net earnings of 500,000 per annum from year 2 to year 8 to be received at the end of the year. The company requires a return of 11% per annum on its investments. Calculate the net present value of the project. क्या हम हर साल का डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे? नहीं, आप यहां पर ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाओ, वो सारी वैल्यूज यहां लेकर आएगा, उसको यहां से 0 पे ले आना, यानी कि आप करो R मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आई पावर n, कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस, अच्छा डिवाइडेड बाई 11%, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11%, ठीक है। यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, यह है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। कैसे आएगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज आएगा 800,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 11% और 1.7 मिलियन। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है। इससे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कितनी बनती है? दो बच्चों ने कैलकुलेट कर भी ली है, तकरीबन 298,110 नेगेटिव। ठीक है, कोई मसला? इसमें कोई मसला है? अगर नेगेटिव आ रही है तो इस प्रोजेक्ट को परस्यू नहीं करेंगे हम। ठीक है भाई, कोई मसला है तो मुझे बताओ, फिर मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा। आपने पहले ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है, आपने पहले ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया है, ये ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। इससे ईयर 1 पर आ गई चीजें, इसको मैंने एक साल डिस्काउंट किया तो 0 पर आ गई, और यहाँ पर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हैं दोनों, इन दोनों को मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, कोई मसला? बेटा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप लोग मसला पूछोगे, कोई मसला नहीं है? चलो, अच्छा जी, अब मुझे बताओ कि इसमें से 14 शायद किसी ने पूछा था। अच्छा, 14 जो है वो बॉन्ड्स वाला है, मैं बॉन्ड्स के लेक्चर दूंगा, उसके बाद करना।
14 जो है वो बॉन्ड्स वाला है, बॉन्ड्स के लेक्चर दूंगा, उसके बाद करना। अब मैं इस हैंड आउट का आप लोगों को आंसर दे दूं। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को इस हैंड आउट का आंसर देता हूं, ठीक है। आप लोगों को इस हैंड आउट के आज जो है वो मैं आंसर्स भेज देता हूं, सही है। आप लोग जो है वो अगले 1 से 2 दिन में फाइनेंशियल मैथ्स को पूरा का पूरा कर लो वाइंड अप, और उसके बाद फिर हम किसी नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। आंसर्स का हैंड आउट मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा। इसके अलावा मैं फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों से बात करूं। स्टैट्स की क्लास जो है वो शाम को 6:30 से 7:30 है। स्टैट्स की क्लास जो है वो शाम को 6:30 से 7:30 है, ठीक है। और मैं इस हैंड आउट का आपको आंसर भेज देता हूँ, और मैं बाकी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी भेज देता हूँ। और स्टैट्स में फिर हम प्रोबेबिलिटी वगैरह वाली चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, यानी कोई मसला है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को मोस्ट लाइकली हो सकता है कि मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की अगली जो मैथ्स की क्लास लगाऊँ वो वेडनेसडे को लगाऊँ, यानी कि मंडे और ट्यूसडे आप लोगों को दूंगा कि आप लोग फाइनेंशियल मैथ्स जो है उसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस दोबारा से देख लो, ये हैंड आउट कर लो, और इसके बाद फिर हम आगे वाली चीज़ों पर मूव ऑन करेंगे। एग्रीड? डन है? ठीक है ना, हमने फाइनेंशियल मैथ्स बहुत सारा डिस्कस कर लिया, तो इंशाल्लाह अब अगली क्लास में मज़ीद बात करते हैं, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।